हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हम पढ़ रहे थे यूपीएससी ईपीएफओ में आने वाले एक टॉपिक इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस के बारे में, जिसमें हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस ख़त्म कर चुका है। अब हम लेबर लॉस की शुरुआत कर चुके हैं। लेबर लॉस के बारे में हमने कल स्टार्टिंग कर दी थी, जिसके बारे में हमने कल इसके बैकग्राउंड और इसकी हिस्ट्री के बारे में जाना था। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे, जिसका नाम है कारखाना अधिनियम 1948 यानी फैक्ट्रीज एक्ट 1948। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करें तो हम देखते हैं कि एक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ईपीएफओ के एग्ज़ाम में। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें कई सारी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। हम पढ़ते हैं कारखाना अधिनियम 1948 फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में। उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं लेबर लॉस के बारे में कि लेबर लॉ होता क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रमिक विधि या श्रम कानून। तो कर्मचारियों को समान अधिकार, समान अवसर, समान वेतन उपलब्ध कराने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उन्हें लेबर लॉ कहते हैं। और ये कानून निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे छोटे से छोटा वर्कर हो। और ये लेबर लॉ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों का शारीरिक और मानसिक शोषण ना होने पाए, यानी कि जो वर्कर हैं, जो कर्मचारी हैं, जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनका जो है बड़े अधिकारियों या बड़ी कंपनियों के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा शोषण शारीरिक और मानसिक रूप से न किया जा सके। तो ऐसे बनाए जाने वाले कानूनों को हम लेबर लॉ कहते हैं या श्रम विधि कहते हैं। अब हम बात करते हैं कारखाना अधिनियम 1948 की, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिनियम है। इस पे आप इस स्टार का टिक लगा लीजिए ताकि आपको पता रहे कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिनियम है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो भारत में वृहद स्तरीय उद्योगों की स्थापना का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य तक देश में वृहद स्तरीय उद्योगों का सम्मानजनक विकास होने लगा था। उद्योगों के विकास के साथ साथ अनेक समस्याएं जन्म लेने लगी, जैसे कारखानों का पंजीकरण, श्रमिकों की सुरक्षा तथा उनके हितों की रक्षा, कारखानों में कार्य की दशाएं इत्यादि। उन दिनों देश में इसके लिए कोई अधिनियम नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों के कार्य के घंटे, कार्यशाला की दशा, कर्मचारियों का अवकाश, श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा इत्यादि के लिए कोई मानक व्यवस्था नहीं होती थी। श्रमिक संगठनों यानी ट्रेड यूनियंस के अभाव के कारण इस संबंध में कोई मांग भी आवाज बनकर नहीं उठ पा रही थी, लेकिन इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की आवश्यकता जरूर महसूस हो रही थी। कालांतर में कारखाना श्रमिकों के हितों की रक्षा का एक आवश्यक अंग बन गई। भारत में कारखाना श्रमिकों की दशा सुधारने और उनके हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने का सफल प्रयास सबसे पहले बंबई वस्त्र विभाग के मुख्य निरीक्षक मेजर मोरे ने अपनी 1872 से 73 की रिपोर्ट में किया। किसमें किया? 1872 से 73 की रिपोर्ट में किया। इस रिपोर्ट के बाद तत्कालीन सरकार ने सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित कर दिया। बाद के समय में इस अधिनियम में अनेक कमियां दिखाई देने लगी। इस अधिनियम को आवश्यकता के अनुरूप बनाने के लिए पुराने अधिनियम को समाप्त कर दिया गया और रॉयल कमीशन ऑफ लेबर की सिफारिश पर नया कारखाना अधिनियम 1934 पारित किया गया। 1934 को पारित किया गया, लेकिन बहुत कम समय के बाद ही इस अधिनियम में फिर से सुधार करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। फिर 28 अगस्त 1948 को एक नया कारखाना अधिनियम पारित किया गया, जिसे 23 सितंबर 1948 को, कब? 23 सितंबर 1948 को तत्कालीन गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिली और 1 अप्रैल 1949 को ये लागू हो गया। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1949 को ये लागू हो गया। इस अधिनियम में सन 1956, 1976 और 1987
1987 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। अब हम बात करते हैं कारखाना अधिनियम के बारे में। तो सबसे पहले हम जो ये कंटेंट दिया गया है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम टॉपिक और कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब हम बात करते हैं कारखाना अधिनियम 1948 को का बैकग्राउंड हमने देख लिया है। अब हम जानते हैं इसके बारे में। और तो कारखाना अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखने से स्पष्ट होता है कि इसका पहले जैसा स्वरूप आज नहीं है। अब इसमें सुख सुविधाओं, क्षेम, कल्याण, आग तथा स्वास्थ्य संबंधी पूर्व सावधानियों पर विशेष बल दिया गया है। समय के साथ ही इस अधिनियम में भी अप्रत्याशित सुधार तथा संशोधन हुए। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक क्षेत्र में आई महान क्रांति के फलस्वरूप मिल, कंपनियों तथा कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई। उसमें अधिकाधिक व्यक्ति नियोजित हुए, लेकिन रोजी रोटी के लिए बड़ी संख्या में गांवों से शहरों में जाने वालों की आर्थिक स्थिति, विपन्नता तथा विवशता का मिल मालिक तथा कारखानों के दखलकार गलत फायदा उठाते, उन्हें कम से कम मजदूरी पर रखते तथा मनमाने ढंग से उनसे काम लेते थे। विश्राम या काम के घंटों और अतिकाल कार्य यानी ओवर टाइम की कोई सीमा नहीं थी, यानी कि उनसे कितना भी ओवर टाइम करवाया जा सकता था। सबसे पहले 1881 में पहला कारखाना अधिनियम बना। प्रारंभ में सरकार का कारखानों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। स्वास्थ्य पर या मालिक या दखलंदार उतना ध्यान नहीं देते थे। उनका लक्ष्य अधिक उत्पादन करना, लाभ कमाना, किंतु न्यूनतम मजदूरी देना था। उससे मजदूरों का पेट भरता है और वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। इस पर मालिक या दखलकार विचार नहीं करते थे। कर्मकारों का अधिकतम शोषण, स्त्रियों बालकों को काम पर रखना और उनकी स्थिति पर ध्यान दिए बिना ही उनसे कठोर काम लेना मालिक अपना अधिकार समझते थे। अधिनियम के पूरे इतिहास को देखने पर यह पता चलता है कि इसमें कुछ संशोधन किए गए। अब वो संशोधन क्या है, अभी हमने उनके बारे में पढ़ा, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। वो संशोधन क्या हुआ? कारखाना अधिनियम 1881, कारखाना अधिनियम 1981, कारखाना अधिनियम 1917, कारखाना अधिनियम 1922, कारखाना अधिनियम 1934 और कारखाना अधिनियम 1948 की परिणति हुई। देश के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने इसे अंतिम रूप प्रदान करके कर्मकारों के हितों को सर्वोपरि रखा और सन 1891 वाला अधिनियम कारखाना कमीशन की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर बना। अब हम बात करते हैं कारखाना अधिनियम 1948 द्वारा लाए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में। तो हम पहला परिवर्तन ये देखते हैं कि कारखाना किसे कहा जाएगा और यह कहाँ लागू होगा। इसके संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। 1934 वाले अधिनियम के विरुद्ध यह अधिनियम सर्वत्र लागू होगा जहां काम करने वालों की संख्या 10 है और उनके निर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से होती है। शक्ति के बिना काम करने वाले उन कारखानों में भी यह लागू होगा जहां काम करने वालों की संख्या 20 हो। दूसरा है मौसमी तथा अमौसमी कारखानों का भेद मिटा दिया जाए। तीसरा है स्वास्थ्य, क्षेम, सुरक्षा तथा कल्याण विषयक कारगर उपबंध किए गए जिससे कि कर्मकारों की कार्य क्षमता बनी रहे तथा उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की अधिक संभावना न हो। धुएं, धूल और अन्य चीजों को बाहर करने के साधनों को रखना अपेक्षित किया गया। झोलनों, लिफ्ट, ज्वलनशील पदार्थों आदि के संबंध में नियम बनाए गए। राज्य सरकारों को अधिनियम के प्रावधानों को सही ढंग से लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई। और चौथा था कारखाना स्थूल यानी कि कारखाना साइट, उसके कार्य का प्रारंभ, उसका पंजीकरण तथा लाइसेंस आदि की निगरानी रखना तथा उन्हें अनुशासित करने का काम राज्य सरकार के जिम्मे और रेलवे रनिंग शेड को इसके अंतर्गत न रखकर उसे अलग कर दिया गया। बालकों के काम के घंटों तथा उनके रखे जाने की अवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। 12 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष की आयु कर दी गई और किशोर काल को जो पहले 15 से 17 तक का था अब 17 से 18 कर दिया गया। इससे बिल्कुल कमजोर बालकों तथा तरुणों को नियोजन पर अंकुश लग गया। अभी हम इसकी परिभाषा समझेंगे कि किशोर बालक किसे कहते हैं, तरुण किसे कहते हैं। शाम 7 बजे से 6 बजे सवेरे के बीच बालकों तथा स्त्रियों को काम पर रखा जाना वर्जित कर दिया गया तथा उनके काम के घंटों को भी कम किया गया। 7वां, ओवर टाइम के लिए विशेष प्रावधान किया गया ताकि उसके लिए सामान्य मजदूरी की उपेक्षा दुगनी मजदूरी दी जा सके। इसके परिणाम स्वरूप
स्वरूप अब मालिक मनमाने ढंग से काम कराने से रोक दिए गए हैं। कारखानों के संबंध में नियम आदि बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के भी प्रांत है और केंद्रीय सरकारों की भी। यह अधिनियम केंद्र की विधायिनी शक्ति के परे नहीं है। मतलब अब इसमें राज्य सरकार भी दखलंदाजी दे सकती थी और केंद्र सरकार भी इसमें दखलंदाजी दे सकती थी इन कानूनों के थ्रू। अब बात हम करते हैं कारखाना संशोधन अधिनियम 1954 में छठा अध्याय एनुअल लीव विद वेजेस जोड़ा गया। अब रात्रि में महिला तथा किशोरावस्था वाले कर्मकार से काम लेने का निषेध भारत सरकार ने इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन के रेक्टिफिकेशन को ध्यान में रखकर किया। 1976 में संशोधन द्वारा धारा 2M जोड़ी गई और होटल, रेस्टोरेंट या अन्य भोजन के स्थान इसकी परिभाषा से बाहर कर दिए गए। अब हम इसकी बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी क्या हो सकती है, इसकी व्यापकता क्या है। तो यह संपूर्ण भारत में लागू हो गया। यह जम्मू कश्मीर में 1970 से तथा गोवा, दमन दीव, पौंडीचेरी, नगर हवेली में भी अब लागू है। जहां किसी कारखाने में यंत्र शक्ति की सहायता से काम धोता है और कर्मकारों की संख्या 10 या 10 से अधिक है, वहां पर यह अधिनियम संख्या के आधार पर नियमित स्वतः लागू माना जाएगा। यदि वहां अधिनिर्माण प्रक्रिया चालू रहती है तो इसके साथ यह वहां भी लागू होगा जहां अधिनिर्माण कार्य बिना यंत्र शक्ति की सहायता से होता है लेकिन कर्मकारों की संख्या 20 या 20 से अधिक होती है। अब हम बात करते हैं धारा 85 की। तो धारा 85 में राज्य सरकार के उन अधिकारों का उल्लेख है जिनके अंतर्गत वह कुछ परिसरों में भी इसे लागू कर सकती है, भले ही उसमें शक्ति की सहायता या बिना उसके ही काम हो रहा हो। उसकी अधिसूचना से यह अधिनियम वहां भी लागू माना जाएगा, भले ही उसमें नियोजित कर्मकारों की संख्या 10 या 20 से कम, जहां क्रमशः शक्ति की सहायता से या उसके बिना ही काम संपन्न हो रहा है। दूसरा, उसमें काम करने वाले व्यक्ति उसके मालिक द्वारा नियोजित नहीं है, बल्कि ऐसे मालिक की अनुशंसा से या उसके साथ हुए समझौते के अंतर्गत काम कर रहे हैं। जहां अधिनिर्माण प्रक्रिया होती है वहां पूरी भर्ती के अभाव में भी इसे लाए जाना सरकार के विवेक की बात है। यह सरकार का वृहत अधिकार है। अब हम बात करते हैं धारा 86 की। तो धारा 86 के अनुसार राज्य सरकार किसी कार्यस्थल, वर्क प्लेस और वर्कशॉप के संबंध में जहां की अभिनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो, जिसका संबंध शिक्षण, प्रशिक्षण, सूचना या सुधार के प्रयोजनार्थ चलाई जाने वाली लोक संस्था से है, इस अधिनियम के सभी या कुछ उपबंधों से देशी शर्तों के अधीन छूट प्रदान कर सकती है, जैसा कि यह आवश्यक समझे। धारा 116 से स्पष्ट है कि अधिनियम यदि अन्यथा उपबंधित ना हो तो केंद्रीय तथा राज्य सरकार के कारखानों में लागू होगा, लेकिन सरकार को घोषित करने का भी अधिकार है कि यह सरकार के कुछ कारखानों में नहीं लागू होगा। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की कि कारखाना अधिनियम 1948 का उद्देश्य क्या है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद देश में प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को लागू कर दिया गया था, लेकिन देश में कारखाना श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए कारखाना अधिनियम 1934 जो है अनुपयुक्त सिद्ध हो रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप नवंबर 1947 में प्रस्तुत कारखाना संशोधन अधिनियम बिल 28 अगस्त 1948 को पारित कर दिया गया। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1949 से जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू हो गया, लेकिन सन 1970 से यह अधिनियम जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण देश में लागू हो गया। इस अधिनियम में सन 1954, 1976, 1987 में अनेक संशोधन हुए हैं और इस अधिनियम में 11 अध्याय और 120 धाराएं हैं। 11 अध्याय और 120 धाराएं हैं। तो हम बात करते हैं कारखाना अधिनियम 1948 के उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य ये है कि श्रम समस्याओं के नियमन के लिए कानून बनाया जाए, कारखाना श्रमिकों को स्वास्थ्यप्रद वातावरण उपलब्ध कराया जाए, श्रमिकों के कल्याण की योजना बनाई जाए, श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाए, कारखानों में होने वाली दुर्घटनाओं से श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान किया जाए, श्रमिकों के लिए कार्य के घंटे निर्धारित किया जाए। अधिनियम के प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को अपने पास उचित अधिकार तथा शक्तियां रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कारखाना की परिभाषा क्या हो सकती है। कारखाना की परिभाषा क्या हो सकती है। तो कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2M के अनुसार कारखाना शब्द से आशय किसी ऐसे परिसर तथा उसकी परिधि से है जहां 10 या अधिक श्रमिक कार्य करते हैं या पिछले 12 महीनों की अवधि में किसी भी दिन कार्य करते रहे हैं तथा उसके किसी भी भाग में शक्ति के उपयोग से निर्माण प्रक्रिया की जा रही है अथवा सामान्यतः की जाती है।
अथवा उसके किसी भी भाग में शक्ति की सहायता के बिना निर्माण प्रक्रिया की जा रही है अथवा इस प्रकार साधारणतया की जाती है, तो उसे हम कारखाना कहेंगे। कारखाना मतलब कि जहाँ पे 10 से ज़्यादा श्रमिक कार्य कर रहे हो या 12 महीने की अवधि से काम कर रहे हो, या वहाँ पे कुछ संयंत्र या विद्युत संयंत्र या मशीनों के द्वारा कुछ उत्पादन किया जा रहा हो और उसमें श्रमिक लगे हों, तो ऐसे स्थान या परिसर को हम कारखाना कहेंगे 1948 की धारा 2M की परिभाषा के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कि इस परिभाषा के अंतर्गत किन कारखानों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो इसमें उन खानों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो खान अधिनियम 1952 के अधीन आती हैं। संघ सरकार की सेना का चलायमान इकाई नहीं आएगा। रेलवे की चलायमान इकाई यानी आ मोबाइल यूनिट ऑफ रेलवे रनिंग शेड, होटल, रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेस, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग यूनिट, a computer unit if no manufacturing process is being carried on in such premises or part thereof। मतलब ये सारी चीज़ें जो होंगी ये कारखाना अधिनियम की परिभाषा में नहीं आएंगी और इन्हें कारखाना नहीं कहा जा सकता है। क्या क्या होगा? आपका रेस्टोरेंट हो गया, खदानें हो गई, संघ सरकार के द्वारा चलाई गई सेवाएं हो गई, रेलवे हो गया, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने का स्थान हो गया, ये सारी चीज़ें कारखाने में नहीं आएंगी परिभाषा के अकॉर्डिंग। इस धारा के साथ यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस उपधारा के लिए श्रमिकों की संख्या की गणना करते समय एक दिन में सभी पारियों एवं समूहों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या को भी जोड़ा जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशन की। तो एडल्ट किसे कहेंगे? इसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का 18वां वर्ष पूरा कर लिया है, यानी 18 वर्ष का हो गया है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित है। आयु की दृष्टि से उनमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। अब तरुण किसे कहेंगे? तरुण से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी उम्र का 15वां वर्ष तो पूरा कर लिया है लेकिन वह 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर सका है। मतलब कि 15 एवं 18 वर्ष के बीच के लोग तरुण की परिभाषा में आते हैं। अब हम बात करते हैं कैलेंडर ईयर की। कैलेंडर ईयर क्या होता है? तो इसका अभिप्राय 12 महीने की अवधि से है जिसका प्रारंभ किसी भी वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन से होता है और 31 दिसंबर को वर्ष का अंतिम दिन माना जाता है। इस प्रकार 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक की अवधि को पूर्ण कैलेंडर वर्ष की संख्या दी जाती है। अब हम बालक किसे कहेंगे, यानी चाइल्ड। तो चाइल्ड से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा नहीं किया है। मतलब क्या है? जिसने 15 वर्ष पूरा नहीं किया है वो कहलाएगा चाइल्ड, यानी कहलाएगा बालक। क्या कहलाएगा? वो बालक कहलाएगा जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। अब हम बात करते हैं माइनर पर्सन कौन कहलाएगा, यानी अवयस्क व्यक्ति। इसका अभिप्राय व्यक्ति अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा नहीं कर पाया है, उसे माइनर पर्सन कहेंगे। अब हम बात करते हैं दिन किसे कहेंगे। तो दिन से तात्पर्य 24 घंटे की उस अवधि से है जिसका प्रारंभ मध्य रात्रि से होता है। अब हम बात करते हैं कारखाना। अब हमने कारखाना किसे कहेंगे, तो कारखाना की परिभाषा हमने देख ली है लेकिन हम फिर से देखते हैं कि जिसमें 10 या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हों या पहले के 12 महीने की किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके भाग में यंत्र शक्ति की सहायता से कोई अभिनिर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही है या साधारण तौर पर इस प्रकार चलाई जाती है, या जिसमें 20 या 20 से अधिक कर्मकार काम कर रहे हों और पहले के 12 महीने पूर्व किसी दिन काम कर रहे थे और उसके किसी भी भाग में बिना यंत्र शक्ति की सहायता से अभिनिर्माण की प्रक्रिया चलाई जा रही है, मतलब कुछ प्रोडक्शन हो रहा हो। लेकिन इसमें खान अधिनियम 1958 के प्रवर्तन के अधीन खान या रेलवे रनिंग शेड, होटल, उपग्रह, उपहार गृह, संघ की सशस्त्र सेना से संबद्ध मोबाइल यूनिट सम्मिलित नहीं है। अभी हमने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कारखाने के अंतर्गत नहीं आएंगी। हाथरस म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा नगर में कुएं से निकालकर पानी की आपूर्ति के कार्य को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्माण प्रक्रिया तथा कारखाना माना है। ये एक डिबेट हुई थी जिसके बिहाफ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये डेफिनेशन दी। और कोई संस्थान कारखाना है अथवा नहीं यह निश्चय करने के लिए कारखाने के समस्त लक्षणों पर एक साथ विचार करना होगा। मात्र एक लक्षण के रहने पर कोई संस्थान कारखाना नहीं कहलाएगा। कोई भी कारखाना केवल इस कारण से कारखाना नहीं माना जाएगा कि किसी प्लांट, यंत्र, जाल या यंत्र के बदले में दूसरा यंत्र लगाया या ऐसी सीमाओं के अंदर जैसा कि विहित की जाए कोई और प्लांट या यंत्र जोड़ा गया है। तो ये एक कंक्लूजन था। अब हम बात करते हैं
कारखाना की विशेषताएं या लक्षण, अभी हमने बात किया ना कि कुछ लक्षण होते हैं जिसके बेसिस पे हम किसी परिसर को कारखाना कहेंगे। तो कारखाना की पहली लक्षण ये होगी कि उसमें प्रिसाइजेस एंड परसेंट होगा, मतलब परिसर एवं परिधि। एक कारखाना के लिए यह जरूरी है कि उसके लिए एक भवन हो अथवा भवन और उसके साथ खुली जमीन हो। दूसरा है निर्माण प्रक्रिया यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ऐसा कोई भवन या परिसर जहां निर्माण प्रक्रिया की जाती है उसे कारखाना माना जाएगा। तीसरा है श्रमिकों की न्यूनतम संख्या, मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर। कारखाना की एक विशेषता यह है कि यदि किसी शक्ति चालित परिसर में 10 या उससे अधिक व्यक्ति कार्य करते हों तो उसे कारखाना कहा जाएगा। इसी प्रकार यदि परिसर में बिना शक्ति का उपयोग किए बिना निर्माण प्रक्रिया के कार्य को संचालित किया जाता है तो भी वो परिसर कारखाना कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि शक्ति का उपयोग अनिवार्य है या नहीं, यानी कि यूज ऑफ पावर इज नॉट कंपलसरी। कारखाना के लिए शक्ति का उपयोग अनिवार्य नहीं है, बिना शक्ति के उपयोग से भी एक परिसर कारखाना हो सकता है। यहाँ शक्ति से आशय विद्युत शक्ति या अन्य प्रकार की शक्ति से है जिससे मशीनें संचालित होती हैं, किंतु मानव या पशुओं द्वारा निर्मित शक्ति को यहाँ शक्ति में शामिल नहीं किया गया है। मतलब यहाँ पर जो पावर शब्द की बार बार व्याख्या की गई है, बार बार आप सुन रहे हो ना कि शक्ति ये क्या होता है, तो शक्ति का मतलब होता है कि वे सारी चीजें जो बिजली से चलाई जाती है। शक्ति का मतलब होता है, पावर का मतलब होता है वे सारी चीजें जो विद्युत से चलाई जाती हैं, बिजली से चलाई जाती हैं, जो मशीनें यूज होती हैं, ये मशीनें शक्ति कहलाती हैं। तो ये जहां जहां यूज होंगी वो परिसर कारखाना कहलाएगा। ये कारखाना का एक लक्षण है। और अगला लक्षण है श्रमिकों के समूह और टोली, ग्रुप एंड रिलेज ऑफ वर्कर्स। यदि एक दिन में एक से अधिक श्रमिकों के समूह अलग अलग टोली और पारियों में काम करते हैं तो सभी पारियों में कार्यरत श्रमिकों को श्रमिकों की गिनती में सम्मिलित किया जाता है। और किसी भी दिन कार्यरत व्यक्तियों की संख्या यानी नंबर ऑफ वर्किंग पर्सन्स इन एनी डे, कारखाना के लिए परिभाषित या 10 या 20 या परिस्थिति के अनुसार व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या पूरे वर्ष कार्यरत होना आवश्यक नहीं है। यदि पिछले 12 माह के अंदर किसी भी दिन परिसर के अंदर श्रमिकों की न्यूनतम संख्या निर्माण प्रक्रिया में संलग्न हो तो उस परिसर को कारखाना कहा जाएगा। एक ही कारखाना को पृथक पृथक कारखाना मानना या दो या अधिक कारखानों को एक कारखाना मानना। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 4, संशोधित अधिनियम 1987 की धारा 20 के अकॉर्डिंग किसी अधिष्ठाता द्वारा प्रार्थना करने पर अथवा राज्य सरकार स्वयं उपयुक्त समझे तो किसी एक ही कारखाने की विभिन्न विभागों या शाखाओं को पृथक पृथक कारखाना मानने का आदेश दे सकती है या दो से अधिक कारखानों को एक ही कारखाना मानने का निर्देश दे सकती है। मतलब कि जैसे मान लो आपने कोई कंपनी खोली, उस कंपनी की आपने कई सारी शाखाएं खोल दी, तो राज्य सरकार चाहे तो जितनी भी शाखाएं इस कंपनी की खोली गई हैं इन शाखाओं को वो अलग अलग कारखाना अधिनियम के अंतर्गत ला सकती है और उसे कारखाना करार दे सकती है। अगला है 1976 में किए गए संशोधन। तो 1976 में जो संशोधन किया गया था उसमें यह बताया गया था कि संघ सरकार की चलायमान इकाई अथवा होटल, जलपान गृह या खाने पीने का स्थान कारखाना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और 1987 में जो संशोधन किया गया उसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग यूनिट तथा कंप्यूटर यूनिट कारखाना नहीं है यदि उस परिसर या उसके किसी भाग में निर्माण प्रक्रिया नहीं की जाती है। तो इन तथ्यों के आधार पर यह भी हम कह सकते हैं कि किसी परिसर को कारखाना मानने या ना मानने का निर्णय करना आसान काम नहीं है। इसके लिए कारखाना में अनेक लक्षणों पर एक साथ ध्यान देना आवश्यक होता है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय समय पर कुछ कार्यों या परिसरों को कारखाना माना गया है। तो अब हम बात करते हैं कि न्यायिक निर्णयों के अनुसार कारखाने किसे कहे जाएंगे। तो रेलवे वर्कशॉप, रुई से बिनौले निकालने तथा रुई दबाने की क्रिया वाला स्थान, एक भवन जिसमें 20 या अधिक व्यक्तियों द्वारा काली मिर्चों की छटाई की जाती हो, एक भवन जिसमें लकड़ी चीरने की मशीन लगी है, नगर निगम का विद्युत विभाग, जल विभाग का जलदाय यंत्र का स्थान, फिल्म निर्माण एवं प्रसंस्करण कार्य का परिसर, छपाई के लिए लेटर प्रेस का कंपोजिंग वाला स्थल, तंबाकू के पत्ते सुखाने छाटने बीड़े बनाने का परिसर, मूंगफली के छिलके उतारने का परिसर। ये कुछ परिसर हैं जो कि न्यायालयों के द्वारा यानी कोर्ट के द्वारा इनको कारखाना माना गया है। इतनी सारी चीज़ों को कोर्ट के द्वारा कारखाना माना गया है, वो भी किसके द्वारा? न्यायिक निर्णयों के द्वारा, न्यायिक निर्णयों के द्वारा। तो इसे कारखाना माना जाएगा जो अभी हमने ऊपर
टेबल के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि निरीक्षक क्या होता है। तो निरीक्षकों की नियुक्ति एवं पात्रता के बारे में बात करें तो निरीक्षकों की नियुक्ति की घोषणा राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति यानी नोटिफिकेशन प्रकाशित करके करता है। केवल विहित योग्यता वाले व्यक्ति ही निरीक्षक पद के लिए क्वालिफाइड माने जाते हैं। शैक्षणिक योग्यता या अर्हता का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन नियुक्ति के समय निश्चित रूप से एक मानदंड रखा जाएगा। प्रत्येक जनपद का जिलाधीश अपने जिले के लिए निरीक्षक के रूप में कार्य करेगा। नियुक्ति के समय भी पात्रता का उल्लेख किया जा सकता है। इससे संकेत मिलता है कि ऐसे व्यक्ति ही प्राथमिकता पाएंगे जिन्हें औद्योगिक विधि का ज्ञान तथा अनुभव हो, मतलब उन्हें औद्योगिक विधि का ज्ञान हो और उसके बारे में उनको एक्सपीरियंस भी हो। क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद न होने देने के लिए नियुक्ति के समय ही उनकी क्षेत्रीय सीमा बांट दी जाती है जिसके अंदर वे कार्य करेंगे। राज्य सरकार उपयुक्त रीति से ही किसी व्यक्ति को मुख्य निरीक्षक के पद पर नियुक्त कर सकती है, जो न केवल निरीक्षक के अपितु मुख्य निरीक्षक पद से संबंधित सभी कार्यों को करेगा जो उसे सौंपे जाएंगे। उसका कार्यक्षेत्र व्यापक होगा, संपूर्ण राज्य स्तर पर वह कार्य करने में सक्षम होगा। अब हम बात करते हैं कि निरीक्षक की पावर क्या होगी, मतलब पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर्स। तो निरीक्षकों के अधिकार के बारे में बात करें तो इसमें धारा 9 में इसका उल्लेख किया गया है। आंग्ल अधिनियम की धारा 146 वहां के निरीक्षकों को समान अधिकार प्रदान करती है। इन उक्त धाराओं के अनुसार निरीक्षक इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित अधिकार रखेगा, लेकिन बनाए गए नियमों तथा स्थानीय सीमाओं के अधीन ही, यानी प्रवेश करने की शक्ति होगी उसके अंदर। दूसरा है निरीक्षण करने की शक्ति होगी। तीसरा है अन्य शक्तियों का प्रयोग। अब हम बात करते हैं सुरक्षा अधिकारी के बारे में। तो धारा 40 खा राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करती है कि वह कारखाने के दखलकार को सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश दे। दखलकार सरकार द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट संख्या में निम्न परिस्थितियों के आधार पर काम करने के लिए बाध्य होगा। यदि कारखाने में 1000 या इससे अधिक कर्म कारण सामान्यतः नियोजित किए गए हों, जहां राज्य सरकार की राय में ऐसी अभिनिर्माण प्रक्रिया चालू की जा रही है जिससे कारखाने में नियोजित कर्मकारों को शारीरिक चोट, बीमारी अथवा मनुष्य के शरीर के लिए कोई अन्य खतरा पैदा हो सकता है, राज्य सरकार ही नियम बनाकर सुरक्षा अधिकारियों की सेवा शर्तों, कर्तव्य एवं योग्यताएं निर्धारित कर सकती है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो अधिनियम में अब हम बात करते हैं कि जो श्रमिक वर्ग है उनको क्या अधिकार दिए जाते हैं। तो अधिकार की बात करें तो स्वास्थ्य हो सकता है, सेफ्टी हो सकती है। तो अब हम इन पे बात करते हैं। तो अब हम पहले हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो इस अधिनियम में कर्मकारों की स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान सर्वोपरि रखा गया है। स्वास्थ्य का मामला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए नियोजक, दखलकार या प्रबंधक का परम दायित्व होता है कि स्वास्थ्यप्रद एवं स्वच्छतापूर्ण वातावरण यथासंभव बनाए रखने और इसके लिए आवश्यक बातों तथा उपकरणों की समुचित व्यवस्था करे। कारखाना अधिनियम के धारा 11 से 20 तक का प्रावधान स्वास्थ्य से संबंधित है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले यह है कि स्वच्छता, कारखाना, नाला, शौचालय तथा अन्य अपदूषण कर स्वास्थ्य से ही संबंधित है। वेंटिलेशन और तापमान को पर्याप्त रखा जाए, धूल और धुआं से मुक्ति हो, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन हो, अत्यधिक भीड़ ना हो, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो, पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था हो, शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था हो, पीक दान की सुविधा हो। तो ये सारी सुविधाएं स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं। अगर कोई कर्मचारी स्वस्थ ही नहीं होगा तो वो कंपनी के प्रोडक्शन को कैसे हाई पर लेकर जाएगा, यानी पीक पर कैसे लेके जाएगा। कंपनी के प्रोडक्शन को पीक पर ले जाने के लिए हमें हेल्दी वर्कर चाहिए ना, तो वे हेल्दी वर्कर हमें तभी मिल पाएंगे जब हम उन्हें सुविधाएं देंगे। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं ये एक हेल्दी वर्कर के लिए ज़रूरी है। अगर हम सामाजिक प्राणी होने के नाते या मानवीयता की दृष्टि से भी बात करें तो भी हमारा कर्तव्य बनता है, यानी एम्प्लॉयर का कर्तव्य बनता है, जो शाखा प्रबंधक है उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्थ के रिगार्डिंग
हेल्थ के रिगार्डिंग कई सारी सुविधाएं बेनिफिट दे, तो ये सारी कर्तव्य बनते हैं। और ये कहाँ वर्णित किए गए हैं? सब कारखाना अधिनियम के धारा 11 से 20 तक में प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं सेफ्टी के बारे में, सुरक्षा के लिए। तो कारखाना अधिनियम की धारा 21 से 41 तक सुरक्षा संबंधी उपबंध है, जो किसी फैक्ट्री के लिए प्राथमिक आवश्यकता होती है। सुरक्षा के लिए जब तक खतरा रहता है तो मशीनरी को सिक्योरली फेस्ड नहीं कहा जा सकता। उनमें यंत्रों को घेरना, ओलन और लिफ्ट, दबाव यंत्र, अत्यधिक वजन, आंखों की सुरक्षा, मशीनों आदि को सुरक्षित रखने, खतरनाक धूम के खिलाफ पूर्ण सावधानियां बरतने आदि बातें सम्मिलित है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कारखाना अधिनियम की किस धारा में सुरक्षा संबंधी प्रावधान है, तो वो है धारा 21 से 41 में। अब हम बात करते हैं वयस्कों के काम करने के घंटे के बारे में, यानी वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट। तो अगर हम इसके अंदर बात करें तो यह नियम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा एवं तत्संबंधी सिद्धांतों पर आधारित है, यानी कि डीपीएसपी के बारे में बात की जा रही है, जिसके तहत सरकार सौदेबाजी में कमजोर कर्मकारों की व्यवस्था का लाभ उठाने के नियोजक के प्रयास को सफल न होने देने के लिए कारगर कदम उठा सकती है, जिससे वे अधिक समय तक काम करने के लिए तैयार न हो। धारा 51 से 65 तक में वयस्कों के काम के घंटों से संबंधित उपबंध में प्रतिकारात्मक छुट्टियां, रात्रिपाली, ओवर टाइम तथा साप्ताहिक छुट्टी आदि बातें भी सम्मिलित हैं। कर्मकारों के स्वास्थ्य तथा उनकी कार्य क्षमता के हित में तथा कायम रखने के लिए ऐसा प्रतिबंध अपेक्षित था। मतलब कि कुछ वर्कर ऐसे होते हैं ना, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग करने में, हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन में सामूहिक सौदेबाजी के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर उसी की बात हो रही है। कुछ वर्कर इतने वीक होते हैं कि वो नियोक्ता से यानी एम्प्लॉयर से बार्गेनिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमारे यहाँ है, यानी डीपीएसपी की बात होती है। तो इसके लिए सरकार का कर्तव्य बनता है कि जो लोग सौदेबाजी करने में कमजोर श्रमिक हैं, जो एम्प्लॉयर है, वो उनका लाभ ना उठा पाए और उनको ज्यादा से ज्यादा काम करवाने के लिए प्रेरित ना कर सके, यानी उनका शोषण ना कर पाए शारीरिक रूप से। तो ये प्रतिबंध किया गया है, ये नियम बनाया गया है धारा 51 से 65 तक में। अब हम बात करते हैं साप्ताहिक घंटे के बारे में, वीकली आवर्स क्या होता है। तो सॉरी किसी वयस्क कर्मकार से प्रबंधक अपेक्षा नहीं कर सकता कि वह कारखाने में सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करे। स्वेच्छा से भी काम करने के इच्छुक कर्मकार को उस सीमा से बाहर काम करने नहीं दिया जाएगा। काम के घंटे की सीमा कब बढ़ाई जा सकती है? जब कर्मकार को अधिक समय मजदूरी दी जाती है, राज्य सरकार इसके लिए अनुमति प्रदान करती हो। विभागीय स्थानांतरण होने पर उससे 42 घंटे के स्थान पर 48 घंटे काम लेना अवैध एवं नियमों का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा। यदि कोई कर्मकार 42 घंटे ही काम कर रहा होगा तो उससे 48 घंटे काम लेना अवैध नहीं होगा, ना ही ओवर टाइम मजदूरी देनी पड़ेगी। 48 घंटे से अधिक काम लेने पर वह धारा 92 के अधीन दंडनीय होगा और धारा 51 और धारा 52 के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसे उस रीति से काम करने के लिए कहा जाता है धारा 2(1) में वर्णित कर्मकार हो। मतलब कि अगर 48 घंटे से ज्यादा एम्प्लॉयर किसी वर्कर से काम ले रहा है तो वो धारा 92 के अधीन दंडनीय होगा, यानी वो दंड का प्रार्थी बन जाएगा। तो अब हम बात करते हैं डेली आवर्स की, कि डेली आवर्स किसे कहेंगे। तो धारा 54 और धारा 50 में कोई भी वयस्क कर्मकार किसी दिन 9 घंटे से अधिक काम करने के लिए अपेक्षित एवं अनुशासित नहीं किया जाएगा। कार्य क्षमता कायम रखने के लिए ऐसा उपबंध आवश्यक है, लेकिन मुख्य निरीक्षक की पूर्व आज्ञा के अधीन दैनिक निर्दिष्ट अधिकतम समय पालियों के सुविधाजनक परिवर्तन के लिए बढ़ाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति प्रति सप्ताह 48 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा। उस हिसाब से 8 घंटे ही प्रतिदिन काम करने की अवधि होती है, लेकिन उससे अधिक काम तभी लिया जा सकेगा जब ऐसा नीतिगत परिवर्तन के उद्देश्य से किया जाता है। अब हम बात करते हैं विश्राम के लिए मध्यांतर की, यानी इंटरवल फॉर रेस्ट। धारा 55 इसकी बात करता है। तो प्रत्येक कारखाने में वयस्क कर्मकारों के काम के घंटे इस प्रकार निश्चित किए जाएंगे कि कोई भी अवधि एक बार में 5 घंटे से अधिक की नहीं होगी और कोई कर्मकार कम से कम आधा घंटा विश्राम लेने के बाद 5 घंटे से अधिक लगातार कार्य नहीं करेगा। क्वींस बेंच ने तो यहाँ तक कहा है कि मध्यांतर में यदि कोई लड़का मशीन साफ करता है, भले ही वह ऐसा मनोरंजन के लिए कर रहा हो,
उसे कार्यरत माना जाएगा। विश्राम की अवधि में कुछ लोगों का फैक्ट्री में विद्यमान रहना कोई अपराध नहीं है। इंटरवल, जिसका बड़ा ही मनोवैज्ञानिक महत्व आदि है, कई कारणों से आवश्यक होता है। इससे स्फूर्ति आने के साथ इस प्रकार का मनोरंजन, धूम्रपान आदि क्रिया या नाश्ता वगैरह भी किया जा सकता है। राज्य सरकार उसके नियंत्रण के अधीन मुख्य निरीक्षक लिखित द्वारा उसमें उचित कारण का उल्लेख करते हुए किसी भी कारखाने को उपधारा 1 से छूट प्रदान की जाती है या कर सकता है, लेकिन इस प्रकार की बिना मध्यांतर के काम करने का समय। लेकिन उक्त छूट का मतलब यह नहीं कि धारा के अनावर्तन से भी मुक्ति मिल गई है। अब हम बात करते हैं स्प्रेड ओवर की, यानी समय विस्तार की। तो इसका उल्लेख धारा 56 में किया गया है। किसी कारखाने में वयस्क कर्मकार के काम करने का समय इस प्रकार प्रबंधित होगा कि धारा 55 के अंतर्गत प्राप्त विश्राम की अवधि समेत किसी दिन 10.5 घंटों से अधिक विस्तृत ना हो। अब बालकों के लिए काम करने का समय क्या होगा? तो किसी भी बालक को कारखाने में किसी दिन 4.5 घंटों से अधिक या रात्रिकालीन कार्य करने के लिए नियोजित या काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। रात्रिकालीन सेवा से तात्पर्य है कि 10 बजे से रात्रि 10 बजे से लेकर रात के सुबह 6 बजे के मध्य काम करने से है। सभी बालकों की काम करने की 2 ही पालियां होंगी, जो ना परस्पर व्याप्त और ना तो 5 घंटे से औसता समय के विस्तार की होंगी। वे केवल एक ही पाली में नियोजित किए जाएंगे और यह समय 30 दिनों की कालावधि में एक बार से अधिक का नहीं होगा, बशर्ते मुख्य निरीक्षक की लिखित अनुशासन प्राप्त कर ली गई हो। धारा के उपबंध बालकों के लिए भी बिना छूट के समान रूप से लागू होंगे। यदि कोई बालक पहले ही किसी अन्य कारखाने में काम करता है तो उस दिन कारखाने में काम करने के लिए अपेक्षित या समयानुज्ञात नहीं होगा। महिला बालक को प्रातः 8 बजे और शाम 7 बजे के बीच के सिवाय काम करने के लिए ना अपेक्षित किया जाएगा, ना ही इसकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। ये कुछ नियम है। अब हम बात करते हैं बालक कर्मकारों का रजिस्टर। तो प्रत्येक कारखाने का प्रबंधक जिसमें बालक नियोजित हों, बालक कर्मकारों का रजिस्टर रखेगा, जो कि काम के सभी घंटों में निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा। उसमें निम्नलिखित बातें उल्लिखित होंगी। पहला, तो कारखाने में प्रत्येक बालक कर्मकार का नाम होना चाहिए रजिस्टर में। उसके काम करने की प्रकृति लिखी होनी चाहिए। कोई टोली जिसमें उसे सम्मिलित किया गया है, जहां उसकी टोली पालियों में काम करती है, उसका कौन सा रिले है। धारा 6 एवं 9 में प्रदत्त योग्यता प्रमाण पत्र की संख्या होनी चाहिए। जिस बालक का नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं है, फैक्ट्री में काम करने के लिए वो अपेक्षित नहीं माना जाएगा। चिकित्सकीय परीक्षा की उपेक्षा करने की शक्ति, जहां निरीक्षक के मतानुसार योग्यता प्रमाण पत्र के बिना काम करने वाला कोई व्यक्ति अल्पवयस्क है या योग्यता प्रमाण पत्र सहित कारखाने में काम करने वाला कोई अल्पवयस्क व्यक्ति उसमें कथित हैसियत में काम करने के योग्य नहीं रहा है, वहां वह कारखाने के प्रबंधक पर इस आशय की सूचना तामील कराएगा कि यथास्थिति ऐसे अवयस्क व्यक्ति की परीक्षा किसी प्रमाणक शल्य चिकित्सक से कराई जाए और उनकी परीक्षा होने या नवीन प्रमाण पत्र न देने या उसके वयस्क होने की पुष्टि न होने तक उसे काम पर न रखा जाए। राज्य सरकार धारा 76 में इस संबंध में कुछ नियम बना सकती है। पहला नियम क्या बना सकती है? वो ये बना सकती है कि योग्यता प्रमाण पत्र के विहित प्रारूप या उसके खो जाने पर उसकी प्रतिलिपि देने की विधि या ली जाने वाली फीस, कारखाने में काम करने वाले बालकों तथा तरुणों के शारीरिक गठन का मान, इस अध्याय के अधीन प्रमाणिक शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया, ऐसे अन्य कर्तव्य जिन्हें प्रमाणिक शल्य चिकित्सक कारखानों में नियोजित बालकों के संबंध में करने के लिए अपेक्षित है, उनके लिए ली जाने वाली फीस और उसे कौन देगा। और इस आशय के उपबंध बालक नियोजन अधिनियम 1938 के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके प्रतिकूल। यदि स्त्रियों एवं बालकों से अतिकाल तक काम कराया जाता है तो धारा 59 के अनुसार उन्हें देय मजदूरी और उनके काम के घंटे निश्चित या पूर्व निर्धारित होगी। अब हम बात करते हैं पेनाल्टीज के बारे में कि पूर्व सिद्धि दोष के परिवर्तित शास्ति क्या होती है, यानी पेनाल्टी क्या होती है। तो धारा 92 के अनुसार प्रबंधक यदि किसी दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध हो चुका है या पुनः दोषी होता है तो ऐसी स्थिति में उसी उपबंध के उल्लंघन के लिए 3 वर्ष के कारावास या 10,000 रुपए या अधिकतम 2 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन प्रयोजनों के लिए उसे लेकिन इस धारा के प्रयोजन के लिए उसे लेकिन इस धारा के प्रयोजन के लिए
उसे 2 वर्ष से अधिक पहले हुई किसी दोष सिद्धि का कोई प्रसंज्ञान नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में न्यायालय और रोग संबंधी सूचना देने में लापरवाही बरतने वाले चिकित्सा व्यवसायी को भी 50 रुपए तक और धारा 20 में कारखाने में रखे गए पीक दान में न थूकने तथा नियम के उल्लंघन करने पर 5 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं स्पेशल प्रोविजंस एंड पावर्स ऑफ गवर्नमेंट की। तो हम सरकार की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो कारखाना अधिनियम की धारा 85 से 91 तक कुछ उपबंध किए गए हैं। उसमें भी कि सरकार के अधिकार सम्मिलित हैं। अधिनियम को कतिपय परिसरों पर लागू करने की शक्ति राज्य सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि इस अधिनियम के सब या कुछ उपबंध किसी ऐसे स्थान पर जिसमें कोई अभिनिर्माण प्रक्रिया बिजली की सहायता से या उसके बिना चल रही है या साधारण तौर पर चलती है, वहां लागू होंगे। जहां काम करने वालों की संख्या 10 से कम है, बशर्ते कि कार्य किसी यंत्र शक्ति की सहायता से होता है, या 20 से कम उस स्थिति में है जब कार्य बिना ऐसी शक्ति की सहायता के होता है। यह संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि कार्य किसी यंत्र शक्ति की सहायता से हो रहा है या नहीं। विहित संख्या के न रहने पर भी धारा 85 के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा सरकार अधिनियम को पूर्णतया या आंशिक रूप से लागू कर सकती है। जहां काम करने वाले व्यक्ति उस स्थान के स्वामी द्वारा नियोजित नहीं है, लेकिन ऐसे स्वामी की अनुशंसा से उसके साथ किए गए समझौते के अधीन काम करते हों, बशर्ते कि यह अभिनिर्माण प्रक्रिया स्वामी द्वारा केवल अपने परिवार के सदस्यों की सहायता मात्र से न चलाई जा रही हो। इस रीति से घोषित कोई स्थान इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कारखाना उसके स्वामी को दखलकार तथा उसमें काम करने वालों को कर्मकार माना जाएगा। अब हम बात करते हैं पावर टू एग्जेम्प्ट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। राज्य सरकार इन शर्तों के साथ जैसा वह उचित समझे किसी भी वर्कशॉप या कार्य स्थान को जो अभिनिर्माण प्रक्रिया, प्रशिक्षण, सुधार या लोक सेवा से संपर्क हैं, अधिनियम के सभी या कुछ उपबंधों से मुक्त कर सकती है। अब हम बात करते हैं डेंजरस ऑपरेशंस के बारे में कि खतरनाक प्रक्रिया क्या हो सकती है। तो खतरनाक प्रक्रिया उसे कहेंगे जहां पर किसी कारखाने में चलने वाली कोई क्रिया उसमें नियोजित किन्हीं व्यक्तियों की शारीरिक क्षति, विष या बीमारी के गंभीर खतरे के लिए एक्सपोजेस करती है। वहां राज्य सरकार किसी कारखाने या कारखाने के समूह के लिए लागू होने वाले निम्नलिखित के विषय में नियम बना सकती है। पहला नियम तो ये होगा कि विनिर्माण प्रक्रिया तथा क्रिया को निर्दिष्ट करने वाले तथा उसे खतरनाक घोषित करने वाले, उस क्रिया में स्त्रियों, तरुणों या बालकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करना, उस क्रिया में नियोजित होने के इच्छुक व्यक्तियों को चिकित्सा परीक्षा के लिए उपबंध करना तथा ऐसे नियोजन के लिए योग्य प्रमाणित न होते हुए व्यवसाय के नियोजन को प्रतिषिद्ध करना। उक्त क्रिया में नियोजित या चलने वाले स्थानों की निकटता में सब व्यक्ति का रक्षण उपबंधित है। और अब हम बात करते हैं नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट्स की, मतलब जहां पे कुछ एक्सीडेंट्स हो गए हों। तो जहां किसी कारखाने में ऐसी दुर्घटना होती है जिसका परिणाम मृत्यु हो या जो ऐसी शारीरिक क्षति पैदा करती है जिससे क्षतिग्रस्त कर्मकार दुर्घटना के तुरंत बाद से 48 घंटे या उससे अधिक अवधि तक काम करने या निर्दिष्ट किए जाने योग्य स्वभाव की है, वहां कारखाने का प्रबंधक विहित ढंग और समय में अधिकारियों के पास उसकी सूचना भेजेगा। दुर्घटना की सूचना भेजे जाने के प्रारूप और समय के प्रबंध में राज्य सरकार नियम बना सकेगी धारा 88 के तहत। अब हम बात करते हैं नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीजेस के बारे में। तो रोगों से संबंधित सूचना भेजने का कार्य प्रबंधक के ऊपर होता है। कारखाने में काम करने वाले किसी व्यक्ति के अधिसूची में निर्दिष्ट किसी रोग से ग्रसित होने पर कारखाने का प्रबंधक उसकी सूचना विहित अधिकारियों को विहित समय एवं प्रारूप के अनुसार भेजेगा। यदि कोई चिकित्सा व्यवसायी किसी ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा करता है जो किसी कारखाने में नियोजित है, जो अनुसूची में उल्लिखित किसी रोग से ग्रसित है या जिसके बारे में चिकित्सा व्यवसायी को विश्वास है कि वह ऐसे रोग से पीड़ित है, तो वह अविलंब निम्न बातों का उल्लेख करते हुए मुख्य निरीक्षक के कार्यकालय में सूचना भेजेगा। वो क्या भेजेगा? रोगी का पूरा नाम व पता, रोग जिससे वह ग्रसित है और उस कारखाने का नाम जहां पर रोगी नियोजित है। अब हम बात करते हैं दुर्घटना या रोग की अवस्थाओं में जांच निर्दिष्ट करने की शक्ति के बारे में। तो राज्य सरकार किसी कारखाने में होने वाला किसी दुर्घटना के कारणों या किसी ऐसे मामले की जांच की अनुसूची में उल्लिखित कोई रोग किसी कारखाने में लगा हो जिसमें ऐसे रोग के लगने की आशंका की जाती है, उसे जांच करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है। एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है जो जांच
में सहायक के रूप में काम करने का विधिक ज्ञान रखते हैं। इस धारा के अंतर्गत जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन दीवानी अदालत के अधिकारों से युक्त होगा, जिसका प्रयोग साक्षियों को हाजिर कराने और प्रपत्रों तथा सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए किया जा सकता है। नियुक्ति व्यक्ति जांच के लिए आवश्यक उन अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा जो इस अधिनियम के द्वारा अधिनियमित है। तो यह है कारखाना अधिनियम 1948, जिसे हम फैक्ट्री एक्ट 1948 के नाम से जानते हैं। अब हमारा कारखाना अधिनियम 1948 यहीं पर होता है समाप्त। अब हमने इसमें सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं वर्कर की परिभाषा क्या होती है। अभी हम श्रमिक की बात कर रहे थे ना, तो वर्कर की परिभाषा क्या हो सकती है उसे जानना जरूरी है। तो वर्कर से ऐसे व्यक्ति से है जो प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी एजेंसी के द्वारा या माध्यम से नियोक्ता की जानकारी के पारिश्रमिक के अथवा बिना पारिश्रमिक के किसी भी निर्माण प्रक्रिया में या निर्माण प्रक्रिया में काम आने वाली किसी मशीन अथवा इमारत के किसी भाग की सफाई करने में अथवा ऐसे कार्य में जो निर्माण प्रक्रिया में सहायक अथवा संबंधित है अथवा निर्माण प्रक्रिया के अधीन कार्य करने के लिए नियुक्त है, किंतु इसमें संघ सरकार की सेना के सदस्य सम्मिलित नहीं है, इसे वर्कर कहेंगे। धारा 2(1) मतलब वर्कर में जो केंद्र सरकार की सेना के सदस्य उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाएगा जो किसी कारखाने या एजेंसी में बिना पारिश्रमिक के मतलब सैलरी के साथ काम कर रहे हों या बिना सैलरी के काम कर रहे हों, उन्हें हम वर्कर कहेंगे, श्रमिक कहेंगे। तो ये था हमारा कारखाना अधिनियम 1948। अब हम बात करते हैं कि क्या वर्तमान कारखाना अधिनियम पर्याप्त है। इज द प्रेजेंट फैक्ट्री एक्ट एडिक्वेट। तो कारखाना अधिनियम 1948 में अनेक बार संशोधन हो चुके हैं, फिर भी कभी कभी इस प्रकार का प्रश्न उठता है कि क्या वर्तमान कारखाना अधिनियम पर्याप्त है। इस अधिनियम को गहराई से अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि आज भी इसमें अनेक कमियां हैं। पहली कमी है कि तकनीकी शब्दों की व्याख्या का अभाव। कारखाना अधिनियम में अनेक ऐसे शब्दों का जिक्र किया गया है जिनका अर्थ स्पष्ट रूप से ना तो श्रमिक समझते और ना ही प्रबंधक। इन शब्दों की स्पष्ट परिभाषा का भी अभाव है, जैसे कि धूल तथा धुआं, कृत्रिम नमी आदि। दूसरा, कर्मचारियों की संख्या को कारखाना की परिभाषा मानना। कारखाना अधिनियम में कारखानों को परिभाषित करते समय कर्मचारियों की संख्या को आधार माना गया है। शक्ति का प्रयोग करने वाली संस्था के लिए 10 या अधिक और शक्ति रहित निर्माण प्रक्रिया करने वाली संस्थाओं के लिए 20 या अधिक श्रमिकों के रहने पर ही उपक्रम को कारखाना माना जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कारखाना की जो परिभाषा बनाई गई है उसमें भी कमी है। दूसरी है श्रमिक की निश्चित परिभाषा का अभाव, यानी कि जो वर्कर है उसकी क्या डिफिनीशन हो सकती है, इसमें भी अभाव है। और कार्य के घंटे निर्धारित नहीं है, बालकों की परिभाषा निर्धारित नहीं है, और जो पेनाल्टी की प्रोविजंस किए गए हैं ये भी सैद्धांतिक रूप से सही नहीं है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो कारखाना अधिनियम 1948 है वो पर्याप्त नहीं है। अब हम कारखाना अधिनियम यहीं पर होता है समाप्त। अब अगला अधिनियम है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इसके बारे में पढ़ेंगे कल। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आप हमारे सेशन को लाइक शेयर करें और कमेंट करके अपने सुझाव दें, और किस तरह से हम इसमें सुधार कर सकते हैं अपने वीडियोस में, उसके लेकर भी आप हमें सुझाव भेज सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब